गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। और उसमें दोस्तों मैं पादप हार्मोन के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ। कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट थ्योरी आपके लिए समझा चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो थ्योरी नहीं देखी है, वो क्लास नहीं ली है, तो आप दोस्तों पीछे जाकर ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जितनी भी क्लास मैं आपके लिए करा रहा हूँ, आप रेगुलर लेते रहें, एक एक करके। जितनी चीज़ मैं आपके लिए करा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ आपके पास पूछने का कुछ है ही नहीं। यानी इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। तो जो चीज़ें करा रहा हूँ उन्हें अच्छी तरह से करते चलें। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पादप ऊतकों के बारे में हम समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट थ्योरी समझेंगे। पादप ऊतक जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है, जटिल ऊतक किस प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक किस प्रकार के होते हैं, जैसे जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्थूल ऊतक जो होते हैं ना आपके, उन सारे ऊतकों के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझना है, देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है दोस्तों पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो जो है आप देखा करें, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों आपकी जो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों आपके सपोर्ट की, क्योंकि आप ही हो जो इस चैनल को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं पहले एक एक करके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि समान उत्पत्ति पादप ऊतक कहते कैसे हैं। सबसे पहले आपको यही तो समझना होगा कि ऊतक कहते कैसे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, समान उत्पत्ति व समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है, उसे कहते हैं हम दोस्तों क्या, ऊतक यानी पादप ऊतक। भाई ऊतक ऊतक सभी समान होते हैं, तो उनका कार्य भी समान होगा, ठीक है। तो उनके सभी कार्य और वो उत्पत्ति में समान हो, तो उन्हें हम कहते हैं दोस्तों ऊतक। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे कहते हैं हम दोस्तों औतिकी यानी हिस्टोलॉजी हम कहते हैं उसे। यह आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेली मेलपिघी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस शाखा का हिस्टोलॉजी नामकरण मायर ने किया था 1819 में। यानी जो ऊतक शब्द है वो किसने दिया था दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द 1819 में वो दिया था दोस्तों मार्सेली मेलपिघी ने। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचट साहब ने किया था 1771 से 1802 ईस्वी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, एक एक करके सारे पॉइंटों को समझते हैं। ये कुछ दो पॉइंट और हैं, ये भी आपको याद रखने हैं कि पौधे की शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है, और सभी ऊतक शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह विभाजन से उत्पन्न होते हैं तथा धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में भी ऊतक पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से पूरा तंत्र बनता है। इसी प्रकार तो होता है। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों वृक्षों के साथ में, पादपों के साथ में भी। अब चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों हम पादप ऊतक के प्रकारों के बारे में। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों, ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विभज्योतक ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। कौन कौन से दोस्तों, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक।
विभोज्यतक ऊतक क्या है दोस्तों? जो विभाजन कर सकें अपने आप में, ठीक है। और स्थायी ऊतक जिनमें विभाजन ना हो, वो स्थायी ऊतक हो गए। तो ये दो प्रकार के होते हैं, विभोज्यतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, एक एक करके सारे इस ऊतकों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों विभोज्यतक ऊतक के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें बार बार सूत्रीय विभाजन, मिटोसिस, डेविएशन डिवीजन करने की क्षमता होती है। यानी बार बार सूत्रीय विभाजन जो है करने की क्षमता होती है, वो होते हैं दोस्तों विभोज्यतक ऊतक। इनमें वृद्धि ऊतक भी इन्हें हम कहते हैं। यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस ऊतक की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। और आगे आपको याद रखना है प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी होती है। इन कोशिकाओं में प्राय रसदानी अनुपस्थित होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे आपको याद रखना है कि इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतरकोशीय स्थान नहीं पाया जाता। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ विशेषता बता रहा हूँ मैं आपके लिए विभोज्यतक ऊतक की। अगला है दोस्तों रोगग्रस्त पादप का विभोज्यतक रोग रहित होता है। अतः विभोज्यतक ऊतक का प्रयोग करके हम रोगग्रस्त पादप से रोग रहित पादप तैयार कर सकते हैं। रोगग्रस्त पादप से रोग रहित पादप तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी दोस्तों विभोज्यतक ऊतक की। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकार के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो विभोज्यतक ऊतक को भी दोस्तों 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, जो कि 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों एपिकल मेरिस्टेमस, दूसरा है लैटरल और तीसरा है दोस्तों इंटरकैलरी। यानी दोस्तों पहला है शीर्षस्थ विभोज्यतक, दूसरा है पार्श्व विभोज्यतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभोज्यतक। ये 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं ऊतकों को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि शीर्षस्थ विभोज्यतक के बारे में कि यह ऊतक जड़ और तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है दोस्तों? जड़ के ऊतक कहाँ होता है दोस्तों? जड़ और तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा लंबाई में यह वृद्धि करता है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। और इससे पौधों में प्राथमिक लंबाई वृद्धि जो है होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? जड़ और जो तने होते हैं ना दोस्तों, उनके शीर्ष भाग पर, टॉप भाग पर ये पाया जाता है। उनका कार्य क्या होता है दोस्तों? जो तना है उसकी लंबाई में वृद्धि करना, जड़ जो है उसकी लंबाई में वृद्धि करना, जो टहनियाँ होती हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे हम बात करते हैं दोस्तों पार्श्वस्थ विभोज्यतक ऊतक, ठीक है दोस्तों। तो इसके कुछ कार्य हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यह ऊतक जड़ व तने के पार्श्व भाग में होता है तथा द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन ऊतक के बनते हैं। जो पादप जो होते हैं उन्हें संवहन ऊतकों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? पार्श्व विभोज्यतक ऊतक से, जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है, जो कि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है जो पार्श्व विभोज्यतक ऊतक जो होता है ये क्या करता है दोस्तों? जो तना होता है ना, तना, ठीक है, जैसे टहनियाँ होती हैं, तना होता है, तो उनका आकार मोटा क्यों होता है? धीरे धीरे जैसे समय के साथ देखते हो आप, टहनियाँ धीरे धीरे मोटी होती चली जाती हैं, तना भी थोड़ा थोड़ा मोटा होता चला जाता है, लास्ट में क्या होता है? बड़े बड़े आकार वो ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों पार्श्व विभोज्यतक ऊतक के कारण। किसके कारण दोस्तों? पार्श्व विभोज्यतक ऊतक के कारण। आगे आपको याद रखना है दोस्तों संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम पार्श्व विभोज्यतक का ही उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभोज्यतक ऊतक। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह ऊतक स्थायी ऊतक के
बीच बीच में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? स्थायी ऊतक के बीच बीच में। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये पादपों के अन्य अंगों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जैसे पत्तियों का आकार बढ़ना, ठीक है, जो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र जो होते हैं, सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं पत्ती फजन, उनका आकार बढ़ना, जो जड़ के जो रोम होते हैं उनका आकार बढ़ना, टहनी जो होती हैं उनके पर्ण जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं उनके आकार में वृद्धि करना, वहाँ पर यह काम करता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हम स्थायी ऊतकों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, विभेजक ऊतक अस्थायी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। विभेजक ऊतक जो होते हैं ना दोस्तों, उनकी जब वृद्धि होती है, जब उनका जैसे जैसे वो वृद्धि करते हैं, जब उनका लास्ट स्टेज आती है, तो बाद में वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे वो वृद्धि करना बंद कर देते हैं, उनका विभाजन होना बंद हो जाता है, लास्ट में क्या प्राप्त होता है हमें दोस्तों? स्थायी ऊतक, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, लेकिन कोशिका का रूप व आकार निश्चित करता है। ये मृत या सजीव होते हैं, यानी मृत भी हो सकते हैं, सजीव भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। कोशिका भित्ति पतली व मोटी होती है। कोशिका द्रव्य में बड़ी रसदानी रहती है और उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी। जिसमें आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्थायी ऊतक शीर्ष व अंतर्विषी विभेजक ऊतक से, व द्वितीयक स्थायी ऊतक पार्श्व विभेजक व कैम्बियन कोशिकाओं से बनता है। तो इसके आधार पर दोस्तों क्या होता है, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक, ठीक है दोस्तों। और सरल ऊतक और जटिल ऊतक, इन्हें ही हम आगे अच्छी तरह से डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सरल ऊतकों के बारे में, ठीक है दोस्तों। यह ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है और इसके प्रकार हैं दोस्तों, एक तो होता है मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मृदु ऊतक के बारे में। मृदु ऊतक को ही आपको याद रखना है, क्या कहते हैं हम, पेरेनकाइमा। तो चलिए दोस्तों मृदु ऊतक के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है मृदु ऊतकों के बारे में, यानी पेरेनकाइमा के बारे में। यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली व सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशीय स्थान रहता है। यह नए पत्ते, जड़ पत्तियों के एपिडर्मिस व कॉर्टेक्स में जो है पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कुछ मृदु ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन ऊतकों की हरित ऊतक व क्लोरेनकाइमा कहते हैं। किन ऊतकों को? इन ऊतकों को ही, मृदु ऊतक को पेरेनकाइमा से ही क्लोरेनकाइमा या फिर दोस्तों हरित ऊतक इन्हें हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है मृदु ऊतक के बारे में। अब चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, कि मृदु ऊतक के बारे में ही चल रहा है अभी। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहाएं रहती हैं, जो मृदु ऊतक के बीच पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदु ऊतक की वायुतक या एरेनकाइमा कहते हैं। जो मृदु ऊतक पानी में तैरने में सक्षम होते हैं उन्हें कहते हैं हम दोस्तों एरेनकाइमा, क्योंकि उनके अंदर जो है दोस्तों वायु, जो पानी होता है ना, पानी की क्षमता जो है एब्जॉर्ब करने की, एयर को अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, वो कैविटी पाई जाती है, वो कोटर पाए जाते हैं, वो स्थान पाए जाते हैं, ताकि वो पानी में अच्छी तरह से तैर सकें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको याद रखने हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके कार्यों के बारे में, मृदु ऊतक के कार्यों के बारे में। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है।
अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यह ऊतक सिंचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। गैसीय विनिमय का मतलब है दोस्तों गैसों के आदान प्रदान करने में। ठीक है, तो ये पॉइंट थे दोस्तों मृदु ऊतक के बारे में। अब चलिए दोस्तों, अगला है हमारा स्थूल कोण ऊतक, यानी दोस्तों कोलेन कायमा जैसे हम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखनी है, पढ़नी है, समझनी है। ठीक है दोस्तों, हल्के में ना लें, पहले ही बोल रहा हूँ। और मैं कई बार कई वीडियो में बता भी चुका हूँ दोस्तों, ये कंटेंट जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है आपके ये ग्रुप डी के लिए ही है। ये ग्रुप डी से लेकर आरआरबी जेईई तक का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते जो चीज़ें करा रहा हूँ उनको फॉलो करते रहना है बस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इनमें अंतरकोशीय स्थान बहुत कम होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह ऊतक पौधों के नए भागों में पाया जाता है। जैसे दोस्तों पादप होती हैं तो उनकी नई नई टहनियाँ होती हैं, नई नई पत्तियाँ होती हैं, उनमें ये पाया जाता है। इनकी कोश का भित्ति सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे व पड़विरंत और वह पुष्पविरंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पड़विरंत में और पुष्पविरंत में। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि पड़विरंत की सहायता से पत्ती को प्रकाश की दिशा में खड़ा रखते हैं। कौन दोस्तों? स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक क्यों बोलते हैं इन्हें दोस्तों? क्योंकि ये दृढ़ होते हैं, यानी कठोर होते हैं। अगला है पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पादपों में बिना टूटे लचीलापन प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ये ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ नहीं पाया जाता दोस्तों? जड़ों में। बाकी लचीलापन प्रदान करते हैं, ये आपको याद रखना। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके कार्यों के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तो यह भोजन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने पत्तियाँ देखी होंगी, हरी पत्तियाँ, वो भोजन का निर्माण करती हैं। हरी टहनियाँ जो होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनके कार्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला ऊतक है हमारा दृढ़ ऊतक, यानी दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी व सक्रिय दोनों किनारों पर नुकीली होती हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता और इनकी भित्ति जो होती है दोस्तों लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। इनकी भित्ति जो होती है इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? लिग्निन, जिसके कारण ये मोटी हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दृढ़ ऊतक के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला कार्य है, अगला पॉइंट है इसका कि ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। इसमें अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह कॉर्टेक्स व पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये कॉर्टेक्स व पेरिसाइकिल संवहन बंडल में। संवहन का मतलब है बहने वाले बंडल जो होते हैं। आगे आपको याद रखना है दृढ़ ऊतक जो होते हैं दोस्तों पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फलों, बीजों के आवरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। आगे आपको याद रखना है जिन पौधों में रेशा उत्पन्न होता है उनमें यह ऊतक जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर का मतलब है दोस्तों अधिक मात्रा में। अब बात करते हैं दोस्तों दृढ़ ऊतक के जो है दोस्तों कार्यों के बारे में। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। इससे अगला पॉइंट है दोस्तों, पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। इससे अगला पॉइंट है, यह पौधों में सामर्थ्य, दृढ़ता व लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की जैसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें ये प्रदान करता है। ये इसके कार्य हैं दोस्तों।
अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जटिल ऊतकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जटिल ऊतकों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले कि जटिल ऊतक जो है कहते कैसे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जटिल स्थायी ऊतक। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज, लवणों व खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जाइलम यानी दार ऊतक जिन्हें हम कहते हैं, और फ्लोएम जिन्हें हम दोस्तों वास्ट ऊतक कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये संवहन ऊतक जो हैं हमारे जिन्हीं दोस्तों सरल ऊतक जो हैं, सरल स्थायी ऊतक, उनके ये दो प्रकार दिए गए हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये आपका है दोस्तों जाइलम और ये है आपका फ्लोएम। ये जाइलम की आकृति है, इधर ये फ्लोएम की आकृति है। तो जाइलम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सबसे पहले आपको समझना है ये चीज़ें। एक तो होता है दोस्तों जाइलम में जाइलम बेसल्स, जो कि आपके ये होते हैं, ये वाले। एक होता है फ्लोएम फाइबर, ये इधर वाला ये पीला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये आपका फ्लोएम फाइबर है। ये ट्रैकियार्ड है आपका, ये वाला जो हिस्सा है, जो ये खड़ी रेखाएं जो दिख रही हैं, ये ट्रैकियार्ड होते हैं। और ये ऊपरी भाग जो होता है दोस्तों, काला काला से दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम फ्लोएम टिश्यू में जाएं तो यहाँ पर सीव पोर्स, ये वाला भाग जो होता है सीव पोर्स कहलाता है। ये कैंपियन सेल होती हैं दोस्तों ये वाली। और ये ऊपर का भाग जो दिखाई दे रहा है हरा हरा सा, ये होता है दोस्तों फ्लोएम पेरेन्काइमा। और ये जो बीच में जो लंबी सी धारी दिखाई दे रही है ये वाली, ये होती है दोस्तों सीव ट्यूब एलिमेंट्स, यानी सीव एलिमेंट्स इन्हें हम कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, इस प्रकार से चित्र दे दिए गए थे और आपसे वहाँ से उनके भाग पूछे गए थे। किसको हम सीव एलिमेंट कहते हैं, किसको हम जो है दोस्तों जाइलम फाइबर कहते हैं, किसको जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं, किसको फ्लोएम पेरेन्काइमा कहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो ये चित्र जो हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे हम बात करते हैं दोस्तों जाइलम के बारे में। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो फर्स्ट है आपका दोस्तों जाइलम, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जाइलम के बारे में आपको याद रखना है कि यह ऊतक पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह जल का परिवहन करता है। कौन दोस्तों? जाइलम जल का क्या करता है दोस्तों? परिवहन। आगे आपको याद रखना है यह 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है, जैसे कि पहला है दोस्तों ट्रैकियार्ड, यानी दोस्तों बहिनिकाएँ, बेसल्स वाहिकाएँ, जाइलम फाइबर यानी जो दोस्तों जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा यानी दोस्तों जाइलम ऊतक। ये इसके 4 पार्ट होते हैं, जो कि मैं आपके लिए पीछे दिखा चुका हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी दिखाया जाइलम, ये रहा आपका जाइलम, ये रहा दोस्तों आपका जाइलम। इसके चारों पार्ट मैं आपके लिए दिखा चुका हूँ, ये वाले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों बहिनिकाएँ। ये मृत कोशिकाएं व जीव द्रव्य विहीन होती हैं। वाहिकाएँ कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम तंतु जो होती हैं, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। लेकिन दोस्तों जाइलम मृदुतक जो होते हैं दोस्तों, ये जीवित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, निम्न में से कौन सा जीवित कोशिका है। और ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे बहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। तो मृदुतक जिसके सामने लगा है ये केवल जीवित है, बाकी सभी मृत हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोएम के बारे में। तो इसमें भी आपको ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। अगला है दोस्तों, यह एक संचयक ऊतक है, जो पौधों
को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। अगर हम आगे चलें तो आगे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों फ्लोएम के 4 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला है सीव ट्यूब्स यानी दोस्तों चलनी नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ यानी कैम्पियन सेल्स, फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम मृदुतक यानी दोस्तों फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो चलनी नलिकाएँ जो होती हैं दोस्तों ये केंद्रक विहीन जीवित कोशिकाएँ हैं। सहकोशिकाएँ जो होती हैं ये भी दोस्तों केंद्रक व जीव द्रव्य होता है। ये केवल जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती हैं। फ्लोएम तंतु ये भी मृत हैं, लेकिन दोस्तों फ्लोएम मृदुतक ये भी आपकी जीवित होती हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो होता है फ्लोएम में तो फ्लोएम मृदुतक जो होता है ये केवल जीवित होता है, ठीक है। और जाइलम में क्या होता है दोस्तों, ये रहा आपका जाइलम, यहाँ पर दोस्तों जाइलम मृदुतक जो है जीवित होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आज का आपका टॉपिक था दोस्तों पादप ऊतक, ठीक है दोस्तों। जितनी भी चीज़ें थी दोस्तों ऊतकों से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।